मान्यवर, मैं देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति इस देश की जनता का आपके माध्यम से, महान सदन के माध्यम से मान्यवर, पीएफआई कई सालों से देश को तोड़ने की, देश की जनसांख्यिकी बदलने की और देश के अंदर आतंकवाद के बीज बोने का काम कर रही थी। एक ही दिन में सितंबर 22 में 15 राज्यों में 90 से ज्यादा स्थानों पर रेड कर पीएफआई पर बैन लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। मान्यवर, देश भर में पीएफआई को हमने बैन किया। दुनिया भर में भागे हुए गुनहगारों को आज वापिस लिया जाता है। एनआईए के 9 घनघोर आतंकवादी कृत्य करने वाले लोगों को दुनिया भर से चून उठाकर हम वापिस लाए और 6 राज्यों की पुलिस को भी उनको वापिस लाए। सचिन बिश्नोई सिद्धू मूसावाले की हत्या का आरोपी था, उसको भी वापिस लाए और तंवर राणा का भी केस अंतिम सुनवाई तक पहुंचा है। मुझे भरोसा है बहुत कम समय में बॉम्बे के बम हमले के आरोपी राणा को भारत की कानून की अदालत के तहत लाया। मान्यवर, विदेश में भारतीय दूतावासों पर लंदन, ओटावा, सैन फ्रांसिस्को पर जो हमले हुए, वो तीनों मामलों को हमने एनआईए को सौंपा है। और मान्यवर, लगभग मैं यूएपीए को कठोर करने का निर्णय बिल लेकर आया था यहां पर, और उस सदन में दिग्विजय सिंह कहते थे इसका दुरुपयोग होगा। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, विपक्ष को भी बताना चाहता हूं, यूएपीए का उपयोग टेररिस्ट कृत्य करने वाले इनके खिलाफ होता है। हम किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उस वक्त भी मैं नहीं समझ सकता था आपको क्यों डर लग रहा है, परंतु जिन्होंने टेररिस्ट कृत्य नहीं किया उसको डरने की जरूरत नहीं है। लगभग 54 व्यक्तियों को हमने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया, इंटरनेशनल मान्यता लाए हैं और एक में भी विवाद नहीं हुआ है। कोई राजनीतिक दुरुपयोग मान्यवर नहीं। मान्यवर, अब मैं मणिपुर की बात करना चाहता हूं। भाई थोड़ी देर। मान्यवर, अब मैं इस सदन में मणिपुर की बात करना चाहता हूं। मान्यवर, मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई है वो क्यों हुई है, क्या स्थिति है और इससे निपटने के लिए हमने क्या कुछ किया है, इसकी डिटेल बात मैं अभी करूंगा। परंतु मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता। मान्यवर, हम भी सहमत नहीं हैं, उनसे ज्यादा दुख हमें है मान्यवर, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूं इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। मान्यवर, जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी। धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त किया। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मान्यवर, इन्होंने, मैं अभी भी एक इनके ही प्रेरित एनजीओ की एक मीटिंग अभी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी। क्या रिपोर्ट कहती है? हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर, अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। मान्यवर, हुर्रियत पर हमने पाबंदी कर दी, जमायते इस्लामी पर कश्मीर में पाबंदी कर दी, आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी
आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। आधार पर चुनी गई नरेंद्र मोदी 9 साल की दोनों के तुलनात्मक में आतंकवाद की कुल घटनाओं में मान्यवर 68% की कटौती हो चुकी है। मान्यवर कुल मौतें सिक्योरिटी और नागरिक की दोनों मिलाकर 72% की कमी हुई और नागरिकों की मौतों, सिर्फ नागरिकों की मौतों में 82% की कमी हुई है। मान्यवर सिक्योरिटी फोर्स की मौतों में 56% कमी हुई है और स्टोन पेल्टिंग करने की किसी की हिम्मत नहीं है। मान्यवर इसी सदन में कहते थे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएगी, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की कंकर चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार, और इसलिए मैं कहता हूं आपको भले अविश्वास हो, जनता को तो विश्वास। मान्यवर वामपंथी उग्रवाद एक तीसरा क्षेत्र था जो देश में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से यूपीए सरकार के 10 साल के बाद एक हॉटस्पॉट माना जाता था। मान्यवर इसके हिंसा के आंकड़े देखिए, 2005 से 14 के और 14 से 22 के हिंसा टोटल 14,000 घटनाएं हुई थी, अब 6,900 हुई, 52% की कमी। मृत्यु 5,790 थी, अब 1,811 हुई, 69% की कमी। हिंसाग्रस्त जिले 96 थे, 96, इसके बाद में 22 नए बने, तो एक दृष्टि से 96 प्लस 22 हुए, कितने होते हैं 96 और 20, मतलब 118 हुए। अब 118 से घटकर 45 जिले बच गए हैं। नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद सिमट कर रह गया है और हिंसाग्रस्त पुलिस स्टेशन 465 थे, 80 नए बनने के बाद 465 प्लस 80 लगभग 550 हुए और उसमें से अब 176 बचे हैं, 62% की कमी। मान्यवर वामपंथी उग्रवाद पर हमने नकेल कस 2014 से सातत्यपूर्ण तरीके से वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर नरेंद्र मोदी जी, मान्यवर राजनाथ जी गृह मंत्री थे तभी एक योजना बन गई, विकास की योजना पहले, और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र के विकास गृह मंत्रालय के तहत आते, हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाना, रोड पहुंचाना, स्कूल पहुंचाना, सस्ते अनाज की दुकान पहुंचाना, दवाइयों की दुकान पहुंचाना, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम पहुंचाना, ये काम होते गए। अंत में हमने पहले विकास पहुंचा और फिर 195 नए सुरक्षा वैक्यूम भरने के लिए सीएपीएफ के कैंप खोलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। एनआईए और ईडी को जोड़ा गया, इनके फाइनेंस की कमर तोड़ी गई। एनआईए में एक अलग वर्टिकल वामपंथी उग्रवाद और उसके केसों की जांच के लिए बनाया गया, एक बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया। सारे वामपंथी उग्रवादी एफआईआर का कंप्यूटराइजेशन कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसका एनालिसिस किया जा रहा है और छत्तीसगढ़िया बटालियन, बस्तरिया बटालियन भी बनाई गई। मान्यवर आज मैं कह सकता हूं इस सदन के अंदर जिम्मेदारी के साथ, वामपंथी उग्रवाद आया तब वो स्वप्न देखते थे काठमांडू से तिरुपति का, आज 3 जिलों में सिमट कर रह गए। मान्यवर उनका दायरा क्या था? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। आज क्या बच गया है? झारखंड मुक्त, बिहार मुक्त, उड़ीसा मुक्त, एमपी मुक्त, महाराष्ट्र मुक्त, आंध्र मुक्त, तेलंगाना मुक्त, केवल और केवल छत्तीसगढ़ के 3 जिले बचे हैं। मान्यवर ये अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है, जनता फिर से मोदी जी को चुनने वाली है और अगले टर्म में ये 3 जिले भी निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे।